Assalamu alaikum, welcome back. Today we're going to discuss about the Immanuel Kant. Immanuel Kant की जो philosophy है जिसमें हम इसको कहते हैं transcendentalism. ठीक है, it's a bit different from rationalism and empiricism, या आप कह लें कि the mixture of rationalism and empiricism is transcendentalism. Transcendent होता है beyond reality, है beyond actual things होता है. ठीक है, अगर आप इसका लिटरल मीनिंग देखें, हम इसको फिलोसफी देखेंगे कि एक्चुअली में क्या है. इमैनुअल कांट इज एक्चुअली 18th century philosopher, जर्मन फिलोसोफर है. ठीक है, ऑफ द मॉडर्न एज. He was regarded as one of the most important thinkers of modern Europe, and his influence on Western thoughts is immeasurable. कांटिनिज्म इनकी फिलोसफी है जिसको हम कांट से कांटिनिज्म बोलते हैं. इनकी जो इंस्पिरेशन है, इनका जो इन्फ्लुएंस है वो जर्मन आइडियलिज्म मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा है. ठीक है, जो लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई. बहुत ज़्यादा काम किया इन्होंने ऑन एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स एंड एथिक्स में. एथिक्स भी हम आगे कांट का पढ़ेंगे, इसमें भी हमारे पास टॉपिक आता है. क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, यही एक किताब है जो इनकी इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे, फिलोसफी में पढ़ेंगे. और क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न इज़ द हार्डेस्ट ऑफ ऑल द बुक्स. ये वो चीज़ है जो आपको शायद इतनी आसानी से समझ नहीं आती, क्योंकि बहुत डिफरेंट है जो हम पहले पढ़ते हैं, रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म पढ़ते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट थिंग. ही अचीव्ड अ कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट. ठीक है, ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ and move philosophy beyond the debate between rationalist and empiricist. यही बात है, beyond rationalism and empiricism की बात होती है. that's transcendentalism, which had dominated the age of reason and the early modern age, and indeed to combine those two apparently contradicted doctrines. अब ये जो two apparently contradicted doctrines है ना, these are rationalism plus empiricism. इसको combine करके transcendentalism इन्होंने न्यू जनरेट किया है. इनकी एपिस्टेमोलॉजी के बारे में बात करेंगे. क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781 में ही पब्लिश्ड. ठीक है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बुक्स इन वेस्टर्न फिलोसॉफिकल थॉट. अच्छा, अब एपिस्टेमोलॉजी में बात करते हैं. कांट ने जो काम स्टार्ट किया, ट्रेडिशनल डिस्टिंक्शन से स्टार्ट किया. एक है जी ट्रूथ्स ऑफ रीजन. वो क्या है? एनालिटिकल प्रोपोजिशंस. ट्रूथ्स ऑफ रीजन, एनालिसिस की बात जब हम करते हैं, रीजन की बात करते हैं, प्रोपोजिशंस की. ठीक है, ये वो हैं जो मैथमेटिकल जनरेटेड हैं, या कह लें डिडक्शन बेस्ड हैं, या जो कह लें 2 + 2 = 4 वाला सीन है. दैट्स मैथमेटिकल या एनालिटिकल प्रोपोजिशंस, जिसमें प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट में होता है. ones which are true simply by virtue of their meaning. Bachelors are unmarried. इसमें अपने ही मतलब से ये वाज़ेह है, आपका रीज़न आपको बता रहा है कि दे आर ट्रू इन इटसेल्फ. ठीक है, फिर दूसरी बात आती है ट्रूथ्स ऑफ फैक्ट. एक है ट्रूथ्स ऑफ रीज़न और एक है ट्रूथ्स ऑफ फैक्ट. अब ये जो ट्रूथ्स ऑफ रीज़न है, यू डोंट नीड टू वैलिडेट देम. ठीक है, लेकिन ट्रूथ्स ऑफ फैक्ट में क्या है, which Kant called synthetic propositions. Truth of reason को कांट ने कहा analytical propositions, और truth of facts को कांट ने कहा synthetic propositions. One which make claims beyond that. For example, all bachelors are happy. That you need to validate. ठीक है, वो जो आप एक्सटर्नल वर्ल्ड में जाके वैलिडेट कर सकते हैं, दैट्स सिंथेटिक प्रोपोजिशन, जो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स. ठीक है, ये जो चीज़ें, ये रीज़न से एनालिटिकल प्रोपोजिशंस जो हैं, ये रीज़न से वाज़ेह होंगी, लेकिन जो सिंथेटिक प्रोपोजिशंस हैं वो आपकी एक्सपीरियंस से वाज़ेह होंगी. सो ही एडेड टू दिस 2 other कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, अब ये एक और इनका नया काम हुआ. पहले तो उन्होंने, हम बात करते हैं पहले रीज़न की बात करते हैं और हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं. हम ये 2 टर्म्स यूज़ करते हैं ना, रीज़न और एक्सपीरियंस. इन्होंने बात की उसको, जैसे हमने ह्यूम का जब पढ़ा तो उसमें मैटर ऑफ फैक्ट्स की बात उन्होंने की. सही है, ये चीज़ बात की. तो यही ट्रूथ ऑफ फैक्ट की जब इन्होंने बात की तो इसमें उन्होंने उसको दे दिया सिंथेटिक प्रोपोजिशंस का नाम. अब उन्होंने 2 कॉन्सेप्ट्स डाले, एक ए प्रायोरी नॉलेज है, एक ए पोस्टीरियोरी नॉलेज. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ए प्रायोरी नॉलेज कौन सा है, जो हमें रीज़न से पता लगता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस से पता लगता है.
and typically applies to analytical propositions. تو یہ جو ہے a priori یہ analytical propositions پہ لگے گا. اور a posteriori knowledge کون سا which comes from experience alone and typically applies to synthetic propositions. تو یہ والا جو ہے یہ truth of fact ہے, synthetic propositions پہ a posteriori لگے گا. یہ دو concepts انہوں نے پہلے دیے, ٹھیک ہے. I hope you're getting me. پہلے truth of reason کا concept دیا, پھر analytical propositions بتائے, truth of reason کو analytical proposition بتا دیا, پھر truth of fact وہ نام دیا اور اس کو synthetic proposition کر دیا. پھر انہوں نے دو اور concept بتایا, a priori knowledge, a posteriori knowledge, ٹھیک ہے. a priori knowledge analytical propositions اور a posteriori knowledge جو ہے وہ truth of fact ہے. یہ بات ہو گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے انہوں نے کیا کام کیے. انالیٹک اور سنتھیٹک, یہی بات کی تھی نا انہوں نے, ٹھیک ہے. انالیٹک میں ہی gave it as a priori and a posteriori, ٹھیک ہے. اب انالیٹک میں a priori a posteriori ہی ہوگا, because this is what we call کہ جو analysis آپ کر رہے ہیں ریزن کی بیس پہ, ٹھیک ہے. this is we call logical. یہ ٹیبل آپ چاہیں تو بنا سکتے ہیں, چاہیں تو نہ بنائیں, آپ کو انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے خالی انڈرسٹینڈنگ کے لیے چاہے تو بھی ٹھیک ہے. اگر آپ پیپر میں کوئی کوشچن آتا ہے تو آپ ان کی مزید ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری چیز انہوں نے بتائی کہ سنتھیٹک اے پرائیوری, ٹھیک ہے. انالیٹک اے پرائیوری ہو گیا, سنتھیٹک سوری اے پوسٹیریوری. سنتھیٹک اے پوسٹیریوری یہ لاجیکل ہے یا ریزن کی بات ہم کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو ہم ریزن بتا دیتے ہیں یا ہم اس کو ریشنلزم کہہ دیں گے. اور پھر when we talk about synthetic a posteriori تو ہم اس کو لیتے ہیں empiricism میں, صحیح ہے. empiricism میں آ گیا. یہ دو چیزیں تو سمپل چل رہی ہیں. سنتھیٹک اے پوسٹیریوری کیونکہ ایکسپیرینس بیسڈ ہے, یہ بھی ایکسپیرینس ہے, یہ بھی ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ایکسپیرینس ہے, اور یہ ریزن ہے اور یہ بھی ریزن ہے, ٹھیک ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی یہاں تک. اب انہوں نے بات کی ہے انالیٹک اے پوسٹیریوری کی. انالیٹک اے پوسٹیریوری کی بات ہے جو that will come in hypothesis, ٹھیک ہے. کچھ ایکسپیرینس کر کے آپ نے ریزن سے بتا دیا. اب یہ چیز تو لائک دیز تھنگس آر سمپل. اب بات کہاں پہ ویری کرتی ہے, بات آتی ہے یا ٹرانسینڈنٹلزم کے یا کانٹینزم کہاں آتا ہے, وہ آتا ہے سنتھیٹک اے پرائیوری میں. سنتھیٹک اے پرائیوری یہاں پہ آتا ہے ٹرانسینڈنٹلزم, ٹھیک ہے. سنتھیٹک اے پرائیوری مطلب دس از سم تھنگ نیو فار ایوری ون, کہ ایکسپیرئنس بھی ہے اور اے پرائیوری بفور ایکسپیرئنس ریزن سے آپ کوئی بات کر رہے ہیں. دیٹ از ایکسپیرئنس کے بعد آپ ریزن دیتے ہیں, دیٹس سم ہاؤ انڈرسٹینڈیبل نا, کہ آپ نے کوئی چیز ایکسپیرئنس کی اس کے بعد آپ اس کو ریزن سے لاجیکل بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن سنتھیٹک اے پرائیوری یہ کچھ وہ چیز ہے جو مطلب نارملی نہیں ہے, یہ پہلی چیز تھی, یہ ٹرانسینڈنٹلزم کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. دیٹس سم تھنگ نیو فار ایوری ون. یہ کانٹ کا نیا ان سے کہیں یہ ان کی فلسفی تھی, یہ کچھ انوویشن تھی جو انہوں نے بتائی ہے. So here Kant argues that synthetic a priori knowledge جس میں ہمارے پاس principle of science and maths آتا ہے, ٹھیک ہے. principle of science and maths. Let me clear all the thing. Principle of science plus maths is synthetic a priori, ٹھیک ہے. For example 7 plus 5 equals to 12.
So it's a priori because it is necessary and universal truth. We know independent of experience. Okay, and it is synthetic because the concept of 12 is not contained in the concept of 7 plus 5. So he argues that the same is true for scientific principles, such as for every cause or action, for every action there is a reaction. There is an equal and opposite reaction because it is universally applicable. Okay, it's a scientific truth and it's universally applicable. It must be a priori knowledge, since a posteriori knowledge only tells about practical experiences. Okay, so it's a universal truth. We are capable of synthetic a priori knowledge suggests that pure reason is capable of knowing important truths. Pure reason is capable of knowing important truths. Kant does not follow rationalist metaphysics in asserting that pure reason has the power to grasp the mysteries of the universe. He suggests that much of what we consider to be reality is shaped by the perceiving mind. The mind does not passively receive information provided by the senses. This is the mind, and it does not passively receive information by senses. Okay, it does not passively receive information by senses. Rather, what it does, it actively shapes, because it processes, and then whatever we got from the senses, it tries to process the sense data. Okay, so it actively shapes and makes sense of that information, whatever we got from our senses. If all the events in our experience takes place in time, that is because our mind arranges sensory experience in a temporal progression. What we call as a chronological order, temporal progression. Okay, and if we receive or perceive that some events cause other events, that is because our mind makes sense of events in terms of cause and effect. That was also talked by Hume, cause and effect. Okay, what we studied earlier. Kant's argument has a certain parallel to the fact that a person wearing blue-tinted sunglasses sees everything in a bluish light. So the mind wears unremovable time-tinted and causation-tinted sunglasses. That means space and time. So that all our experience necessarily takes place in time and obeys the laws of causation. Okay, so it's a mind process thing, that everything happens in time and with some cause, time and space. Okay, so according to Kant, these are pure intuitions, okay, of our faculty of sensibility, and concepts of physics such as causation and inertia. These are the pure intuitions of our faculty of understanding. Sensory experience only makes sense because our faculty of sensibility processes it, organizing it according to our intuition of time and space. These intuitions are the source of mathematics. Our number sense comes from our intuition of successive movements in time, and geometry comes from our intuition of space. Okay, number sense we go from time, and geometry it comes from intuition of space. So events that take place in space and time would still be meaningless jumble if it were not for our faculty of understanding, which organizes experience according to a concept like causation, which form the principles of natural science. Okay, so this is the concept of time and space which Kant told us.
So this was all. I already told you about these things. Empiricism is about the synthetic propositions, and rationalism is about the analytical propositions. Then we have the synthetic a priori and the analytic a posteriori. Okay, so there existed propositions which apply to the physical world, but are not derived from the world, which were established simply by arguments. So he argued that knowledge comes from a synthesis of experience and concepts. Without the senses, we would not become aware of any object. But without understanding and reason, we would not be able to form any conception of it. So we get concept from reason and a bit of awareness, or you know awareness or about the object from experience. So Kant thought कि जो टाइम एंड स्पेस है ना वो हमें देता है ए प्रायोरी नॉलेज. ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. ए प्रायोरी इंट्यूशन से हमें टाइम एंड स्पेस का पता लगता है, ठीक है. एंड वी ग्रास्प रियलिटी एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड through a basic conceptual apparatus, ठीक है, which involves several categories of. अब ये जो है ना ये several categories हैं उस thought की, जिसमें quantity आता है, quality है, relation है, modality है. इस चार में उसने उनको divide कर दिया, जिसमें quantity में unity, plurality, totality है. quality में आ जाता है reality, negation, limitation. relation में आता है substance, cause and community. एंड फाइनली मोडेलिटी में आ जाता है पॉसिबिलिटी है, एग्जिस्टेंस है, नेसेसिटी है, और इसके ऑपोजिट भी हो सकता है. सो कांट का इस फिलॉसफी में क्या एक कंट्रीब्यूशन है ना, दैट द आइडिया दैट इज द रिप्रेजेंटेशन दैट मेक्स द ऑब्जेक्ट पॉसिबल. ऑब्जेक्ट को पॉसिबल कोई कैसे कर सकते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन है. इस रिप्रेजेंटेशन को आप पेरेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है. ये पेरेंट्स जो हमें दिखती हैं वही रिप्रेजेंटेशन है जो एक ऑब्जेक्ट को पॉसिबल कर सकते हैं, रादर देन द ऑब्जेक्ट दैट मेक्स द रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल. ऐसा नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट है और उसे रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल हो रही, नहीं. वो कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशंस हैं उससे हम ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी को वैलिडेट कर सकते हैं. सो दिस इंट्रोड्यूस द ह्यूमन माइंड एज एन एक्टिव ओरिजिनेटर. हम तो पहले ये कह रहे थे ना कि ह्यूमन माइंड है, तो लाइक हमारे माइंड से हम नहीं सोच रहे, ठीक है. हमें सेंसरी एक्सपीरियंस हो रहा है, हमें सेंसेस एक्सपीरियंस हो रहा है, उसके बाद हम माइंड में उसका एक इमेज बना लेते हैं. लेकिन क्या है कि मतलब सेंस हम जो भी रियल वर्ल्ड से जो भी हम नॉलेज, एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो नॉलेज ले रहे हैं वो थ्रू सेंसेस है, वो माइंड से नहीं हो रहा. लेकिन यहाँ पे कांट कहते हैं कि ह्यूमन माइंड जो है इट्स एन एक्टिव ओरिजिनेटर ऑफ एक्सपीरियंस, कि जो भी आपने एक्सपीरियंस किया उसको ओरिजिनेट कर रहा है वो, ठीक है, in the form of representations rather than just passive recipient of perception, and place the role of the human subject or knower at the center of inquiry into our knowledge. ठीक है, जो हमारा है ह्यूमन एज अ सब्जेक्ट जो है, उसको नोअर जो है वो सेंटर ऑफ इंक्वायरी है, ठीक है. नॉलेज में इट एक्ट्स एज अ सेंटर ऑफ इंक्वायरी. कांट ने नॉलेज को जो है ना लिमिट कर दिया, लिमिटाइज कर दिया. उसने कहा कि जो नॉलेज है वो या तो अपीयरेंसेस से आता है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं लाइक नॉर्मल भी हम यही कहते हैं एम्पिरिसिज्म है और एक रियलिज्म है, दो तरह से आपको नॉलेज मिलता है. अब ही डिस्टिंग्विश बिटवीन अपीयरेंसेस जो कि वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना है, इसमें इन्होंने इस तरह कह दिया कि जो अपीयरेंस हमें होती है, अपीयरेंसेस जो मिल रही हैं वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना से मिल रही हैं. ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. अब थोड़ा सा एक बार डिटेल में बात कर लें, या आप उसे कहें कि रिकॉल हो जाए, ठीक है. और दूसरा बताया रियलिटी. रियलिटी क्या है, न्यूमिना, जिसको वो कहते हैं थिंग्स इन देमसेल्व्स, ठीक है. Our senses tells us that things exist outside of ourselves. हमारे से बाहर भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं. The actual real substance of an object which he called the thing and such, जिसको thing in itself कहा जाता है. According to Kant, thing in itself is unknowable. ठीक है, हमें ये चीजें पता नहीं लगती, ये न्यूमिनल वर्ल्ड में है, न्यूमिना में है, ठीक है. So we can't know these things.
There may exist many things in the universe which we do not have the sensory or intellectual capacity to apprehend, and although these things are real in themselves, they are not real for us. जो चीज़ हमें नहीं दिख रही, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे, जिस पे हम रीज़न नहीं लगा सकते, क्योंकि he actually combined reason and empiricism together. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जिन चीज़ पे ना हम सेंसरी डेटा मिल रहा है, ना हमें इंटेलेक्चुअल डेटा मिल रहा है, तो मे बी वो इन सेल्फ थिंग इन इटसेल्फ तो वो रियल हो, बट फॉर अस दे आर नॉट रियल. We have certain predispositions as to what exists, and only those things that fit into these predispositions can be said for to us to exist for us. कि हमारे वो कहते हैं ना कि हमारे अपने कुछ कस्टम्स हैं, या आपने कहें कि हमारे माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे माइंड में ऑलरेडी फ्रेमवर्क बना हुआ है, ठीक है, प्री रिटन है, या प्री अंडरस्टैंडिंग चीज़ें हैं, ये प्री अंडरस्टूड चीज़ें हैं. तो ये हम हमें सिर्फ उस फ्रेमवर्क में या उस सेट ऑफ थिंग्स में जो चीज़ें पूरी आती हैं, हमें वो हमारी बहुत लगता है कि दे एग्जिस्ट, बट द अदर थिंग्स दे डू नॉट एग्जिस्ट फॉर अस. So this was something of a radical and revolutionary idea which does not seem to have occurred to anyone before Kant. सही, of course Kant से पहले तो इस तरह का उन्होंने कुछ भी नहीं दिया कि दो चीज़ों को उन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया, ठीक है. तो अगर हम इसके टेक अवेज लें या हम इसको थोड़ा सा समराइज कर लें क्विकली, तो कांट टॉक अबाउट नॉर्मली हमारे पास ये जो है कांट जो थे ये ट्रांसेंडेंटलिस्ट, या हम इसको कहेंगे कि एक सेकेंड, इसको बोलेंगे कि ये है ट्रांसेंडेंटलिज्म, ठीक है, जिसको हम आइडियलिज्म भी कहा जाता है टू सम एक्सटेंट, ठीक है, इसको हम ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म भी बोलते हैं कांट का, बिकॉज ये बात कर रहे हैं ही मिक्स्ड अप रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें रीजन एंड सेंसेस से डेटा मिल रहा है, जिसको वो ट्रांसेंडेंटल डेटा बोलते हैं. एंड फर्दर ही टॉक्स अबाउट के दो तरह की चीज़ें. एम्पिरिसिज्म में क्या है, एम्पिरिसिज्म में आता है सिंथेटिक हो गया, ठीक है, बिकॉज ये भी एक्सपीरियंस आता है, एंड ए पोस्टीरियोरी होता है, ठीक है, सिंथेटिक एंड ए पोस्टीरियोरी. लेकिन रैशनलिज्म में क्या है, रैशनलिज्म में आता है जी एनालिटिकल, क्योंकि एनालिसिस करें ना, एनालिटिकल आ जाता है, एंड ए प्रायोरी. सो ये दो चीज़ें, बट कांट innovate something different and he mixed up these two things, synthetic a priori, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व भी करें और हमें ऑलरेडी उनका नॉलेज भी है, हम रीज़न से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं. हम रीज़न को जो ए प्रायोरी बिफोर एक्सपीरियंस है, हम उस पर एक्सपीरियंस अप्लाई करके हम उनको ट्रू भी कर सकते हैं, हम उनको उस तरह ही नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है. Then he talked about time and space. Time and space में वो कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये आ रही हैं, ये प्योरली इंट्यूशन पे है, प्योर इंट्यूशन है, ठीक है, जो चीज़ें हमें टाइम एंड स्पेस से मिल रही हैं. फिर ये बात करते हैं फिनोमेना एंड न्यूमेना की. थिंग्स इन इटसेल्फ न्यूमेना है, जो हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, जिन पे हम रीज़न नहीं लगा सकते. ये वो चीज़ें दे माइट एग्जिस्ट बट वी फॉर अस दे आर अननोएबल थिंग, ठीक है, दे माइट एग्जिस्ट बट फॉर अस दे आर अननोएबल. बट न्यूमेना वो है जो हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड में वी कैन सी देम, वी कैन एक्सपीरियंस देम, हम इस पे रीज़न भी अप्लाई कर सकते हैं, हम इस पे इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, ठीक है. तो हर तरह से हमें उसका नॉलेज पता लगता है. कांट ये तो मानते हैं कि हमें रीज़न से कुछ नॉलेज पता लगता है, ठीक है, लेकिन कांट इस बात को नेग्लेक्ट करते हैं कि हमें रीज़न जो है हमें कोई नॉलेज थिंग्स इन इटसेल्फ का दे सकता है, वो इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है.
وہی تو کہتے ہیں کہ پیور ریزن کین ٹیل اس اینی تھنگ بٹ دے کین ناٹ ٹیل اس اباؤٹ اینی تھنگ تھنگز ان دیم سیلف اینڈ اٹ سیلف. ٹھیک ہے. امپیریسزم میں کہتے ہیں کہ knowledge جو ہے that is essentially from what we gain we gain it from experience, but he rejects the idea that we can infer no necessary and universal truths from experience. Of course وہ universal truths ہمیں experience سے نہیں پتہ لگتے ہیں، اور یہی ہیوم کا بھی کنکلوژن تھا. ٹھیک ہے. ہیوم نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں ایکسپیرینس سے یونیورسل ٹروتھس تو نہیں پتہ لگ رہا، کاز اینڈ افیکٹ وی کین ناٹ ایکسپیرینس، ہو سکتا ہے وہ چیز ہو ہی نہ، تو ہمیں انڈیوس کر رہے ہیں نا صرف. So, as a result, he avoids the metaphysical speculations of the rationalist, for which any definite proof seems unattainable. But he somehow maintains the rationalist's ambitious agenda, which he actually attempts to give some answer to the sorts of questions that inevitably occur when we think philosophically. So, by locating the answers to metaphysical questions not in the external world but in a critique of human reason, he provides clear boundaries for metaphysical speculation and maintains a sensible empirical approach to our knowledge of the external world. So this was all about Kant's transcendental idealism or transcendentalism. So I hope you like it. If you have any query, you can ask me anytime. Thank you so much.